हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जिसे कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सबके बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एक वेसिकल के जैसा स्ट्रक्चर है जिसका कि मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसके पास। बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस जब अपने से पिंच ऑफ करके कोई भी वैक्यूल निकालता है, अगर वो एसिड हाइड्रोलाइसिस से पैक्ड कोई वेसिकुलर स्ट्रक्चर है तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में अगर बात करेंगे, पजेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लगभग 50 टाइप के इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसे कि कॉमनली क्या कहा जाता है, एसिड हाइड्रोलाइजेज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच 5। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है यूजुअली उसका जो पीएच होता है लगभग 7.2 के आसपास होता है, जबकि इसको एक्टिव होने के लिए कितना चाहिए होता है, पीएच लगभग 5 चाहिए होता है। 5 मतलब क्या, स्लाइटली एसिडिक चाहिए होता है। ठीक है, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids। यहाँ पर मैंने बहुत कम ही लिखा है, एक्चुअली ये बहुत और भी तरह के इवन किसी बॉडी पार्ट को पर्टिकुलरली अगर डाइजेस्ट करना है तो भी काम आता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसी सेल के अंदर के किसी पुराने पड़े ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल को अपने अंदर का कचरा अगर हटाना है ना तो वो इसका यूज कर सकता है। अगर वो डायरेक्ट उस कचरे को थ्रो आउट नहीं कर पा रहा है तो उस कचरे को अगर हटाना है तो वो लाइसोसोम का यूज कर सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे कहाँ पर एब्सेंट होता है, कहाँ पर, ये आरबीसी के अंदर। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, वही फंक्शन करता है किसके जैसा, लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करता है। अब ध्यान से सुनिए एक बात कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं और जो हायर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स के बारे में। लोअर प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो इवोल्यूशन के दौरान जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स थे उनको लोअर प्लांट्स कहा जाता है। और आज के जो प्लांट्स आप देख पा रहे हैं, अभी के मैक्सिमम प्लांट जैसे कि मैंगो ट्री की बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं डेट पाम की, बहुत सारे यूकेलिप्टस ट्री की बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हायर प्लांट्स हैं। और हायर प्लांट्स में ये जो होता है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ही लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करता है। हायर प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में लाइसोसोम जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है या फिर न के बराबर होता है। लेकिन अगर लोअर प्लांट्स के अंदर अगर बात करेंगे तो लोअर प्लांट्स में लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करेंगे फंजाई की तो फंजाई में लाइसोसोम होता है, बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे बैक्टीरिया की। देखिए, बैक्टीरिया की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, इसका अभी ये मैंने जो बनाया है ये सेल वॉल है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, ये बना रहे हैं इसका सेल मेम्ब्रेन, ये बना रहे हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और इस दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरी मतलब पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, किसके, साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, इसीलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं ना, जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं वो एज एसिड हाइड्रोलाइज वर्क करते हैं। और ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये पूरा का पूरा पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके जैसा फंक्शन करता है, लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करता है। इसीलिए हम कहते हैं इन बैक्टीरिया पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्लेज रोल एज लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद ऑलमोस्ट 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मैं आपको बता चुका हूं, नॉन एज, इसे कॉमनली एक टर्म दिया जाता है क्या, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, लाइसोसोम्स आर कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होगा। उसके बाद लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक की बात आ रही है। देखिए, मैं इस वर्ड को तोड़ना चाहता हूं आपके सामने, पॉलीमॉर्फिक।
ठीक है। देखिए पॉली वर्ड का तो आप मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। और ये मॉर्फिक वर्ड जो बना है ये बना है मॉर्फ से, MORPH। और मॉर्फ जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से देखिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, यानी कि मेनी फॉर्म्स। यानी कि लाइसोसोम जो है वो अपने उसके पूरे के पूरे अगर हम फिजियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पर देखेंगे तो वो बहुत सारे फॉर्म्स में देखा गया है। इस कारण से इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जा रहा है, सॉरी ऑर्गेनेल को क्या कहा जा रहा है, हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहा जा रहा है। बिकॉज ड्यूरिंग फंक्शनिंग लाइसोसोम्स हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। बहुत सारे तरह के इसके मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट देखे गए हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं तो बेसिकली इसी के बेसिस पर, इसी को बेस बना करके जो लाइसोसोम होता है उसको कुछ टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑटोफेजिक, ठीक है। मेनली 4 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, तो इस टाइप के लाइसोसोम्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये देखिए एक एसिड हाइड्रोलेज के लिस्ट हैं, ये न्यूक्लियस, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज और फॉस्फोलाइपेज। ये सारे के सारे अभी इनएक्टिव फॉर्म में हैं, लेकिन जैसे ही इसमें एक प्रोटॉन एंटर करता है, इसमें ये एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी के ब्रेकडाउन से यहाँ पर एनर्जी यूज की गई और यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप होते हैं, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटॉन पंप होते हैं, H+ पंप या फिर प्रोटॉन पंप बोले। ये जैसे ही प्रोटॉन अंदर गया तो यहाँ पर क्या आ गया, H+ के कारण यहाँ का एसिडिक मीडियम थोड़ा सा लो होगा, और लो जैसे ही होगा तो क्या होगा कि ये स्लाइटली एसिडिक जैसे ही 5 के आसपास आएगा, हम जानते हैं कि 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से जैसे ही कम होगा ये स्लाइटली एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, और ये 5 पर जैसे ही आएगा ये सारे के सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वर्क कर सकते हैं। तो इसके फंक्शनिंग के बेसिस पर कि कब ये वर्क कर रहे हैं कब ये वर्क नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस पर भी लाइसोसोम्स को डिवाइड किया जाता है, उसके मतलब उसके टाइप्स में बांटा जाता है उसको, ठीक है। यानी कि इसके फंक्शंस को और इसके टाइप्स को दोनों को अब हम साथ में देखेंगे, तभी मजा आएगा, है ना। आइए देखते हैं। आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की, ठीक है। इसमें देखिए प्राइमरी लाइसोसोम मैं उसे कह रहा हूं जो कि एंजाइम्स को किस फॉर्म में पजेस कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता हूँ। सपोज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से सटा हुआ मैं बस एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी ड्रॉ किया, आप पहचान सकते हो। ये देखिए ये मैंने इसका सिस्टर्नी ड्रॉ किया, साथ में क्या करता हूँ मैं गोल्गी बॉडी बना देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ना साथ में मिल करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका कि नाम क्या है, उस वेसिकुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है, लाइसोसोम। ये इसने एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाया, उस वेसिकुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है, लाइसोसोम, ठीक है। हालांकि अभी जो ये लाइसोसोम है ये कैसा है, ये अभी प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, ये भी प्राइमरी लाइसोसोम है। वाई, क्योंकि इसके अंदर अभी जो एंजाइम्स हैं, अभी इसके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो क्या है, अभी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर अभी जितने भी सारे तरह के एसिड हाइड्रोलेजेज हैं वो सारे के सारे अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अभी उसको ना ऑप्टिमम पीएच मिला है ना कुछ ऐसा मिला है, तो वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आए हैं। लेकिन ये प्राइमरी लाइसोसोम, और सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के मैं इस तरफ सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये न्यूक्लियस वहाँ पर मैंने बनाया है, और ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इस सेल मेम्ब्रेन में हम क्या देखते हैं कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इस सेल मेम्ब्रेन से क्या हुआ है कि अभी कोई पार्टिकल यहाँ पर एंटर किया है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
ट्रैप करके रखा गया है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी इसको क्या किया गया है, ट्रैप करके रखा गया है। फिर हम देखते हैं क्या कि ये बड फॉर्म में अंदर आ गया, ये क्या हुआ, बड की फॉर्म में, मतलब बड ऑफ होता हुआ ये अंदर आ गया। बर्ड की फॉर्म में अंदर आ गया। और इस टाइम पर, जबकि ये देखिए, हम जानते हैं कि जब भी किसी सॉलिड पार्टिकल को सेल मूवमेंट के थ्रू अंदर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और उसके थ्रू ये जो स्ट्रक्चर बना है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फैगोजोम, फैगोजोम। ठीक है, तो ये फैगोजोम और ये प्राइमरी लाइसोसोम जब साथ में मिलते हैं, ठीक है, यहां पर जैसे कि देखिए मैं आपको एक फ्यूजन दिखा रहा हूं कि ये फैगोजोम और ये प्राइमरी लाइसोसोम था और यहाँ पर ये फैगोजोम है। ठीक है, ये जब दोनों साथ में मिल गए तो मिलने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम था वो अब कैसा कन्वर्ट हो जाता है, वो अब एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव एंजाइम। और इसी एक्टिव एंजाइम वाले स्टेट को क्या कहा जाता है, इस एक्टिव एंजाइम वाले स्टेट को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। या फिर इसी को डाइजेस्टिव वैक्यूल कहा जाता है, क्योंकि अब जो है ये डाइजेस्ट करने का काम शुरू करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये डाइजेस्ट करने का काम शुरू करेगा, इसी को क्या कहा गया, डाइजेस्टिव वैक्यूल कहा गया। और ये डाइजेस्ट करने का काम शुरू करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इस ऑर्गेनल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये देखिए, इसको मैंने डैमेज होता हुआ दिखाया है, ये आपको डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अब इसने इसको क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। ठीक है ना, तो इसमें अब क्या बच गया है, अब इस ये जो पार्टिकल यहाँ पर आया हुआ फॉरेन पार्टिकल, इस फॉरेन पार्टिकल को यहाँ पर अब किस फॉर्म में देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ रेसिड्यू की फॉर्म में है, कुछ रेसिड्यू की फॉर्म में है। रेसिड्यू का मतलब क्या, बचा खुचा हुआ जो कुछ पार्ट होता है, जो कि अभी कैसा है, अनडाइजेस्टेड रह गया है। जो डाइजेस्ट हुआ वो तो गायब हो गया, ठीक है ना, जो रह गया है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, और उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रेसिड्यू कह रहे हैं। इसका है क्या कि इसको क्या किया जाएगा, इसको थ्रो आउट कर दिया जाएगा, सेल से बाहर इसको थ्रो आउट कर दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के और बाहर जो है उसको थ्रो आउट कर रहा है अपने सेलुलर कंटेंट्स को। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस का फेगोसाइटोसिस, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, बाहर निकाल दिया गया सेलुलर कंटेंट्स को। क्लियर है ना, तो ये रेसिडुअल बॉडी के साथ क्या होता है, चूंकि ये रेसिड्यू पोजेस करता है इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, रेसिडुअल बॉडी। और ध्यान रखेंगे इसी रेसिडुअल बॉडी को, जिसे इसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम कहा, इस डाइजेस्टिव वैक्यूल को हमने सेकेंडरी लाइसोसोम कहा, ये रेसिडुअल पोजेस करने वाला लाइसोसोमल बॉडी उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है ना, तो रेसिडुअल बॉडी को ही हम लोग टर्शियरी लाइसोसोम भी कहेंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे तरह के सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे तरह के सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं। सपोज ये कोई क्लोरोप्लास्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जो कि अब फंक्शनिंग नहीं रहा, तो सेल के किसी काम का भी नहीं रहा। फंक्शनिंग नहीं रहा कहने का मतलब कि अब वो सेल के लिए फंक्शन नहीं कर रहा है, या तो वो बूढ़ा हो चुका है, या फिर वो डिफॉर्म्ड बना है, यानी कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत है और वो सेल के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन काउज कर सकता है, या फिर वो मर चुका है, वो सेल ऑर्गेनल डाई कर चुका है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो वो क्या करेगा, उसको ये प्राइमरी लाइसोसोम ही जाएगा और इसको जाकर के ट्रैप करेगा,
इस ये प्राइमरी लाइसोसोम ही जाएगा और इसको जाकर के क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद अगेन ये क्या हो जाएगा, इसके जो एंजाइम्स हैं वो वापस एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होंगे और वो क्या करेंगे, इसको मारेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इस सेलुलर ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद अगेन यही वाला प्रोसेस होगा, एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। तो इस तरह के चूंकि अपने ही सेलुलर ऑर्गेनेल्स को यहाँ पर डाइजेस्ट किया जा रहा है, खाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहा जाता है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहा जाता है, या फिर इसी को ऑटोफेगोसोम कहा जाता है, या फिर इसी को साइटोलाइसोसोम भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ये देखिए, ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ये हो गया टर्शियरी लाइसोसोम, और ये हमने देख लिया क्या, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। बताइए कितना सिंपल था। ठीक है ना, ये सारा का सारा हम कहां पर देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर देख रहे हैं। आइए एक बार अब इसका हम डेफिनेटिव फॉर्म देख लेते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम हमने उसे कहा जो कि स्टोर करता है एंजाइम, कैसा, इनएक्टिव फॉर्म में, अभी हमने जस्ट देखा, या फिर जो न्यूली फॉर्म्ड होंगे, या फिर इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, जो बिल्कुल नए ताजे बने हुए जो लाइसोसोम होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम, जब तक कि वो प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम के साथ फ्यूजन में नहीं आता तब तक वो सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेकेंडरी लाइसोसोम में याद रखिएगा कि पजेस एक्टिव एंजाइम या फिर एंजाइम्स इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, पजेस एक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और इस जगह पर इसको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहा जाता है। रेसिडुअल बॉडी नाम से ही क्लियर है कि जब उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, जब उसके पास रेसिड्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल नोन एज रेसिडुअल बॉडीज एंड विल बी एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। अभी हमने सारा का सारा फंक्शन करके देखा। इसको और भी क्या कहा जाता है, टर्शियरी लाइसोसोम भी कहा जाता है, या फिर टीलोलाइसोसोम भी कहा जाता है। देखिएगा यहां पर मैंने इसी रेसिडुअल बॉडी को क्या नाम दिया था, टर्शियरी लाइसोसोम। सबसे लास्ट में हम लोग लेते हैं क्या, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। याद रखेंगे, लाइसोसोम विच आर डाइजेस्टिंग ओल्ड, डेड और एल्टर्ड सेल ऑर्गेनेल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम कहेंगे, या फिर साइटोलाइसोसोम कहेंगे, या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहेंगे। वर्ड्स को बस तोड़ मोड़ करके आपके सामने रख दिया जा रहा है और कोई बात नहीं है। देखिए एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये हालांकि फंक्शन में बताने वाली बात है, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूं। अगर ये लाइसोसोम यहाँ पर फट जाता है तो क्या होगा, अगर ये लाइसोसोम यहाँ पर फट जाता है तो क्या होगा कि इसका जो एंजाइम है, ये जब तक अंदर अपने ट्रैप कर रहा है तो ये अंदर में डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये फट गया ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर डालेगा। ठीक है ना, इस कारण से इसे साइटोलाइसोसोम भी कहा जाता है, और यही रीजन है कि इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंक्शन में पहला फंक्शन क्या आ जाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, देखिए मैंने पहले भी बात की है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सपोज करते हैं कि ये दो प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, अगर हम इस प्लांट सेल के बीच में किसी मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, कोई मटेरियल है वहां पर जो कि इन दोनों प्लांट सेल के मिडल में है, तो हम लोग यहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेल्यूलर। ठीक है, इंटरसेल्यूलर। लेकिन जब हम सेल के अंदर के किसी मटेरियल की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, यानी कि यहां पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूं, और कैसे डाइजेशन की, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की, यानी कि सेल के अंदर के डाइजेशन की। तो ध्यान कीजिए कि, ठीक है, तो याद कीजिए कि मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट जब मैं डायग्राम बना करके आपको बता रहा था तो उस टाइम पर मैंने सेल के अंदर जो डाइजेशन वाला पार्ट बताया वो सारा का सारा क्या था, वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के अंदर आता है, जो कि दो टाइप के होते हैं। हेट्रोफैगी, अगर सेल अपने कंटेंट के अलावा किसी बाहरी मटेरियल को जो कि सेल के अंदर आया हुआ है उसको अगर डाइजेस्ट करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं,
सेल अगर अपने अंदर के कंटेंट को छोड़ करके बाहरी मटेरियल कोई अगर सेल के अंदर एंटर किया है, उसको अगर डाइजेस्ट करने का काम करता है, अगर वो फॉरेन बॉडी है, अगर वो अनवांटेड है, अगर उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो उसको हम लोग हेट्रोफैगिम बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि उसके सेल के अंदर के कंटेंट से डिफरेंट कंटेंट अगर कोई एंटर किया है तो उसको, फैगी मतलब खाना, तो हेट्रो यानी डिफरेंट कंटेंट को अगर खाने का काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोफैगी। ठीक है, अगर वो अपने ही कंटेंट को खाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। ठीक है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया अभी कि अगर अपने ही सेलुलर ऑर्गेनेल्स या सेलुलर कंटेंट्स को अगर वो खाता है तो क्या कहा जाएगा, उसको ऑटोफैगी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये भी आप बिल्कुल ही क्लियर समझ सकते हो, जिसको आपने इंटर सेल्यूलर कहा, इसको आप सेल के बाहर है तो आप इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कह सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो यहां पर जो डाइजेशन हो रहा है कोई सी भी एक्टिविटी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी। अगर हम बात करें यहां पर डाइजेशन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर जाकर के डाइजेशन करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लाइसोसोम को, अगर कोई ये एक सेल है और यहां पर मान लेते हैं कि लाइसोसोम है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये इसके थ्रू यहां से क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं यहां पर लाइसोसोम है और इसको बाहर आना है, कोई फूड पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से यहां पर निकल करके बाहर आएगा और फिर इसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेल के बाहर जाकर के उसने डाइजेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो वो क्या है, वो है बोन सेल्स के पास। ठीक है, वो एग्जाम्पल कहां पर जाकर के रुकता है, वो जाकर के रुकेगा बोन सेल्स के पास। देखिए, बोन सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोन सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियो बोले तो क्या, बोन, एंड साइट्स बोले तो क्या, सेल्स, यानी कि बोन के जो सेल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। अब ये बोन के सेल्स जो होते हैं ये दो टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एंड सॉरी, मैंने पहले ही क्लास्ट वाला लिख दिया, मैं क्यों इरेज कर रहा हूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, दो तरह के बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, इसको बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, इसको बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, ये बोन के सेल को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये बोन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये क्या करेगा, बोन ईटिंग सेल है। ठीक है, बोन ईटिंग सेल है। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि ये तो बोन को बना रहा है, अच्छी बात है, ये देखिए सर इसने बोन बनाया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक और जो है ये क्या कर रहा है, ये बोन को खा रहा है। सपोज करते हैं कि ये कोई एक बोन है और इस बोन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बोन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोब्लास्ट। आप कहोगे ये तो बोन को खा रहा है, ये खराब है, लेकिन नहीं, दोनों का अपना अपना रोल होता है। अगर ये कोई बोन है तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, उसको पता नहीं कि बोन बनाना है तो कितने अमाउंट में बनाना है, वो कंप्लीटली बनाता हुआ चला जाएगा। सपोज करते हैं कि उसने इस जगह पर बिल्कुल इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, ये बोन बेढब है और ये जो है ना बहुत सारी डिफॉर्मिटीज काउज कर सकता है। तो अगर इस बोन को अच्छे फॉर्म में लाना है तो अब वहां पर काम कौन करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करेंगे। ये भी ऑस्टियोसाइट्स के टाइप हैं और ये ऑस्टियोक्लास्ट अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इसको खाना शुरू करेंगे, इसको खाना शुरू करेंगे और इसको, इस बोन को जब तक इसके शेप में नहीं ला देगा ये, तब तक ये इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोन के, और खाना किसको पड़ा है, बोन के सेल को ही खाना पड़ा है, इसीलिए इसको बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, यही रीजन है कि इसको बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। ये देखिए बोन अब अपने शेप में आ गया है तो अब इसको ये छोड़ देगा, इसलिए इसको बोन ईटिंग सेल, एकदम कंट्रोल्ड होता है ये सारा काम। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल जो है वो धराधर बनाता जा रहा है, एकदम
मिस्त्री की तरह कि इसने क्या लिया, करनी पर उठाया मसाला और सीधा चिपका डाला, और उसको मतलब लेयर में लाने का काम कौन कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। इस कारण से इसको एक और नाम कहा जाता है बोन शेपिंग सेल, और मैं ये नाम ज़्यादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि ये बोन को शेप देने का काम करता है। बोन को खाने का अगर हम काम कहेंगे ये उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लग रहा है, इस कारण से मैं इसको बोन शेपिंग सेल ज़्यादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि बोन को शेप देने का काम करता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट ये बाहर जा करके, ठीक है, ये भी बोन सेल्स हैं, इसके अंदर ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट भी है, ऑस्टियोब्लास्ट भी है, दोनों है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उसने जैसा अगर बेढब कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, बाहर जा करके लाइसोसोम को बाहर भेजेगा और वो बाहर जा करके इसको धीरे धीरे खा करके इसको एकदम इक्वल इसको शेप में लाने का काम करेगा। ठीक है, तो लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपने एक गुलाब जामुन रख रखा है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपने क्या रख रखा है, गुलाब जामुन रख रखा है। कुछ दिन रहते हैं, इसके बाद आपको इस गुलाब जामुन पर क्या दिखने लग जाता है, फंगस दिखने लगता है कि यहाँ पर फंगल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, ये फंगल ग्रोथ हो रहा है, तो ये फंगल ग्रोथ उसके बाद जाकर क्या होता है कि इसमें से ये सड़ना शुरू हो जाता है। कैसे सड़ता है, अगर हम बात करते हैं किसी सरफेस की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई फंगल ग्रोथ हो रहा है, कोई फंगल ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है, मान लेते हैं कि फंगस ने कॉलोनी बनाई हुई है, तो ये क्या करता है, अपने सारे के सारे एंजाइम्स को यहाँ पर पॉर कर देता है और ये इसको डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये एंजाइम्स को पॉर कर रहा है और यहाँ पर डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम को बाहर भेजता है, वहाँ पर उसके एंजाइम्स को ब्रस्ट करवा करके और उस जगह पर उस पोर्शन पर जो भी मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डाइजेशन देन अब्जॉर्प्शन, सॉरी फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन। जबकि हम अगर अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होता है, फर्स्ट इंजेशन, जब क्या कि मैंने पहले फूड को अंदर लिया तो फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, हम लोग स्टमक में जाकर के डाइजेशन करते हैं। जबकि फंजाई क्या करते हैं, फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, पहले ही उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और बाद में उसको क्या कर जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं जो कि डेड हो और डिकेइंग हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया फंजाई के एक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, क्राइनोफेजी। क्राइनोफेजी में देखिए एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि क्राइन वर्ड आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो एक्स्ट्रा सिक्रीशन हुआ पड़ा है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। एक्सेसिव सिक्रेटरी मटेरियल्स इन एंडोक्राइन कैन बी डाइजेस्टेड बाय क्राइनोफेजी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थायराइड हार्मोन से, सॉरी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करवाने का काम भी किसका होगा, क्राइनोफेजी के तहत लाइसोसोम का ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटोलाइसिस की, जिसको कि मैंने कहा भी था कि साइटोलाइसोसोम कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस करता है, समटाइम्स ऑल लाइसोसोम्स ऑफ अ सेल ब्रस्ट्स टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली, हेंस नोन एज सुसाइटल बैक ऑफ सेल। और ध्यान रखेंगे ये जो होता है ये प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम्ड, इस कारण से इसको प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रोग्राम्ड होता था और इसको हम लोग प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल को क्या कहा जाता है, ऑटोलाइसिस कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मतलब कि डाइजेस्ट करना या फिर उसको मारना। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में आ जा रहा है क्या, मेटामॉर्फोसिस। और इसमें ध्यान रखेंगे एक जो एंजाइम काम आ रहा है उसका नाम है कैथेप्सिन। ये क्या करता है, लाइसोसोम का हार्मोन है, ये डाइजेस्ट करता है टेल ऑफ द टैडपोल। टैडपोल क्या होता है, जो फ्रॉग बनने से पहले, अडल्ट फ्रॉग वाले स्टेज में आने से पहले वो फिश लाइक स्टेज में होता है, उसके पास गिल्स होते हैं, उसके पास टेल होता है। सपोज करते हैं कि ये कोई टैडपोल है, तो इसके जब तक टेल को नहीं हटाया जाएगा ये एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और इस अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटा और मॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस मतलब क्या, इसके फॉर्म को चेंज करना। तो पहले टेल वाले स्टेज में था, टेल वाले स्टेज से इसको अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको यहाँ पर क्या कहा गया, फॉर्म चेंज करने का मतलब प्रोसेस कहा गया। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। इसमें कौन सा
हार्मोन काम करता है, सॉरी एंजाइम काम करता है कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, एंड हेल्प्स देम टू कन्वर्ट इनटू अडल्ट स्टेज या फिर अडल्ट फ्रॉग। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।